अस्सलाम वालेकुम। तो मैं आपको ट्यूटोरियल जो बताऊंगी आज का आपका जो असाइनमेंट है उसके बारे में। आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए। मैं आपको सबक का नाम वो भी बताऊंगी कौन सा नंबर है और सफ़ा भी इंशाल्लाह कोशिश करूंगी। देखिए ये 20 नंबर का असाइनमेंट बहुत कीमती है आपके लिए, क्योंकि 20 नंबर आपके हाथ में है। आप आराम से ही 20 नंबर हासिल कर सकती हैं। 80 नंबर का फिर आपका पेपर होगा, जाहिर है जी। तो मैं आपको बताना चाह रही हूं कि ये जो आपका असाइनमेंट है ये आपका 20 नंबर का है और तमाम सवालात लाजमी हैं, ज़रूरी हैं। जवाबी शीट के ऊपर अपना रोल नंबर लिखिए, अपना स्टडी सेंटर का नाम लिखिएगा। ये देखिए जी, ये आपको अपना नाम, अपना रोल नंबर, स्टडी सेंटर और मजमून का नाम लिखना है। अब आपको दर्ज सवाल नंबर 1 का अलिफ पार्ट, या तो आपको अलिफ करना है या बे करना है, दोनों में से कोई एक करना है, या तो अलिफ या बे। अलिफ देखिए, भक्ति तहरीक के बारे में अपने ख्यालात वजाहत के साथ बताइए। मुसन्निफ के ख्याल में हिंदुस्तान की इस मिली जुली तहजीब को किन बुनियादों पर कायम रखा जा सकता है। ये आपका सबक नंबर 3 है। निकालिए सबक नंबर 3। सबक नंबर 3 अगर आपके पास नहीं है मैं आपको बताती हूँ। देखिए हम देखते हैं कि भक्ति तहरीक और सूफी तहरीक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम तहरीकें थी। गौतम बुद्धा और कबीर, नानक, ये सब भक्ति तहरीक के एक तरह से फॉलोवर थे। हम देखते हैं सबक नंबर 3। मैं आपको सफा नंबर भी बताऊंगी, एक नजर देखकर। हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, भक्ति तहरीक, उसे वैष्णवी तहरीक भी कहा जाता था। यह है सफा नंबर 31। नोट कर लीजिए। सबक नंबर 3 हिंदुस्तानी तहजीब के अनासिर, सफा नंबर 31। देखिए भक्ति तहरीक कौन सी थी? बौद्ध मजहब से के असर से जो तहरीक शुरू हुई उसे भक्ति तहरीक कहा जाता था। ये आप यहां से इसमें पूरा यहां तक नोट कर सकती हैं, क्योंकि भक्ति तहरीक ने एक अल्लाह को मानने पर जोर दिया। अल्लाह, भगवान जो भी था, वैष्णु, एक ही भगवान को मानने पर जोर दिया। इसका अपना फलसफा था और इसमें जो पुरानी रस्म व रिवाज थे उसको खत्म करने पर जोर दिया। इसके साथ साथ जब इस्लाम हिंदुस्तान में आया तो इस तहरीक में इस्लाम की सदाकतें भी शामिल हो गईं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि भक्ति तहरीक उस जमाने में बड़ी मशहूर तहरीक थी। सफा नंबर 31, आप इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। दूसरा सवाल है हमारा, तो इसमें से अब आपको या तो ये करना है और या उर्दू हम सबकी जबान है, इसकी वजाहत कीजिए। जो उर्दू और ऐसे 5 मुहावरे जो उर्दू और हिंदी में बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, हम देखते हैं सबक नंबर 5। हमारी जबान उर्दू हम सबकी जबान है, वजाहत कीजिए जी। कैसे बताएंगी कि उर्दू हम सबकी जबान है? देखिए हम यहां से लेंगे, उर्दू को महज उर्दू कहना। ये देखिए यहां से देखना शुरू कीजिए। सफा नंबर, हिंदुस्तानी तहजीब, 1000 बरस की तारीखी दास्तान, ये सब कुछ आप इसमें नोट कर सकते हैं। उर्दू महज जबान नहीं, एक तर्ज जिंदगी है, एक उसलूब ज़ीस्त है। मुश्तरका तहजीब जिसकी उन्होंने बात की वो भी इसमें यहाँ पे कवर हो रहा है। ये है सफा नंबर, पूरा पेज देखिएगा आप। ये सफा नंबर के इधर आता है, सफा नंबर 57। ये सब भी आप इसमें लेंगे। दरबारों से रिश्ता इसका बड़ा पुराना है, ये सब भी लेंगे। अब हम आते हैं मुहावरे।
कौन से ऐसे 5 मुहावरे हैं जो हिंदी और उर्दू में बिल्कुल एक जैसे हैं? हम आते हैं मुहावरों की तरफ। ये देखिए, उर्दू और हिंदी में इस्तेमाल होने वाले मुहावरे, ये देखिए यहां से लेंगे हम। सफा नंबर है, सफा नंबर 59, सफा 59। 5 मुहावरे कोई से भी ले लीजिए, ये सब हिंदी उर्दू में एक जैसे हैं। आंखों में धूल झोंकना, आंखें मूंद लेना, आंखें ठंडी होना, आंखें बचाना, ये सब हिंदी उर्दू में एक जैसे हैं। ठीक है, समझ में आया आपके? तो आपको इस सवाल का जवाब 2 जगह से मिलेगा। एक सफा नंबर 57 शायद मैंने डाला है, और एक सफा नंबर 59। सफा नंबर 57 और सफा नंबर 59 नोट कर लीजिए। सफा नंबर 57, सफा नंबर 59। ठीक है, सबने नोट कर लिया जी। आगे बढ़ते हैं। अब आपको या तो ये सवाल करना था या ये, कोई एक का जवाब आपको, जो जवाब आपको अच्छा लगे, जो जवाब आपको प्रॉपर लगे वो आप कर लीजिए। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल। अच्छा, 40 से 60 अल्फाज हैं, तो आपको तकरीबन 5 से 6 लाइनें लिखनी है। 5 से 6, 6 से 7, बस इतनी। ठीक है, अब आइए दूसरा सवाल। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से किन तहजीबी इदारों को फरोग हासिल हुआ? हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से सबक नंबर 3, सबक नंबर 3। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद से, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, यहां से देखिए, ये है आपका सबक नंबर 3, सफा नंबर 31, वही वाला जो पहले लिखवाया था, उसी में से देखिए ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, सफा नंबर 3, सॉरी 31। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के जरिए कौमियत की तामीर में, ये सारा आप इसमें नोट करेंगी। इस तहजीब ने, ये बड़ा कबीर, नाना, अकबर खान खाना, ये सब इन लोगों के नाम है जिन्होंने इस हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को फरोग दिया। खास तौर पे अकबर का नाम तो इसमें बहुत मशहूर है। ठीक है, हिंद इस्लामी तर्ज जिंदगी, तर्ज तामीर, मौसीकी, मुसव्विरी, ये सब यहां से देखेंगे आप लोग। सबक नंबर 3, सफा नंबर 31। ठीक है, नोट कर लिया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमन्नाओं में उलझाया गया हूं, खिलौने देके बहलाया गया हूं। सबक नंबर 9, गजल है। इस शेर में सॉरी, सबक नंबर 9, इस शेर में खिलौने देके बहलाने का क्या मतलब है? देखिए, सबक नंबर 9, वैसे तो मैं आपको वैसे भी तशरीह मैंने बहुत बताई है, फिर भी मैं आपको इसकी फिर से बता देती हूं। ये देखिए, सबक नंबर 9, सफा नंबर 108। शाबाश, थैंक यू। शाद अजीम आबादी की गजल है ये, बहुत मशहूर गजल है। ये देखिए, तमन्नाओं में उलझाया गया हूं खिलौने, इस शेर में खुदा से मुखातिब होकर कहा गया है कि खुदा ने
जिस वक्त हमको पैदा किया उस वक्त हमारे दिल में आरजुओं, तमन्ना और ख्वाहिशों को भी जन्म दिया। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, यानी इतनी ज्यादा इंसान की तमन्नाएं, इतनी ख्वाहिशें अल्लाह ताला ने पैदा कर दी हैं और हमको इस दुनिया में भेज दिया। और दुनिया में आने के बाद हम उन तमन्नाओं को पूरा करने में लग जाते हैं। ये सब कुछ आप इसमें यहां से यहां तक नोट करेंगे। आप इसको कहेंगे कि ये शाद अजीम आबादी की गजल है, उसका मतला है और इसमें ये बताया गया है कि इंसान ख्वाहिशों का पुतला है। अल्लाह ताला ने उसको ख्वाहिशें और तमन्नाएं देके दुनिया में भेज दिया और दुनिया में एक के बाद दूसरी चीज को पाने की तमन्ना इंसान की बढ़ती रहती है। जिस तरीके से शायर ने तमन्नाओं को खिलौनों से तशबीह दी है, यानी इंसान की तमन्नाएं खिलौने जैसी, जैसे बच्चे को एक खिलौना मिल जाए फिर दूसरे के लिए रोता है, दूसरा मिल जाए तीसरे के लिए रोता है, इसी तरह इंसान है। एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो दूसरे की कोशिश करता है, दूसरी पूरी हो जाती है तो तीसरे की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान को भेजा दुनिया में, ख्वाहिशों और तमन्नाओं के साथ भेज दिया, एक खिलौना देके भेज दिया कि चलो तुम एक ख्वाहिश पूरी करो, फिर दूसरी करो, फिर तीसरी करो और इसी में उलझे रहो। ठीक है, ये सब आप नोट करें। अब आइए 10 झैल में से किसी एक सवाल का जवाब, वही 40 से 60 अल्फाज में। 48 बरस के बाद जब अफसाना बयान करने वाला अपनी पिछली बहार की महबूबा से मिलता है तो किस गलत फहमी का इजाला होता है, वजाहत कीजिए। पूरे चांद की रात बड़ा मशहूर अफसाना है, बड़ा मशहूर कृष्ण चंद्र का अफसाना है पूरे चांद की रात। उसमें कहानी है, बड़ी बड़ी अच्छी कहानी है। कश्मीर जाता है मुसन्निफ तो वहां पर एक लड़की से मिलता है और वो कश्मीरी लड़की होती है, उससे उसे मोहब्बत हो जाती है, वो उससे शादी कर लेता है, वहां पर घर बनाता है। फिर एक दिन वो कहीं गया हुआ होता है, जब वापस आता है तो देखता है कि उसकी जो बीवी है वो किसी आदमी के साथ बैठ के एक ही रकाबी में खाना खा रही है और बहुत हंस रही है, बोल रही है। तो उसको बुरा लगता है, उसे लगता है शायद ये इसकी पिछली बहार का कोई महबूब है, वो वहां से चला जाता है। 48 साल के बाद जब वो वापस आता है, जाहिर है बिल्कुल बूढ़े हो चुके होते हैं वो लोग, वो उसे याद आता है कि अरे वो उसके साथ उसके पोते पोतियां हैं, बहुएं हैं, बेटियां हैं, बेटे हैं, सब हैं। तो सोचता है कि लाओ इस घर को देखूं जिसको मैंने खरीदा था। जब वो उस घर में जाता है तो देखता है कि छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं, पोता पोती, और एक बुढ़िया सी औरत भी बैठी हुई है। जाहिर है वो बूढ़ी औरत वही थी जिससे उसने अपनी जवानी में शादी की थी। तो वो जब उस बूढ़ी औरत से पूछता है, वो कहती है तुम उस दिन क्यों नहीं आए? तो वो जवाब देता है कि मैं उस दिन इसलिए नहीं आया क्योंकि मैं उस दिन आया था, लेकिन मैं तुम्हें जब मैंने देखा कि तुम एक ही प्लेट में, एक ही रकाबी में खाना खा रही हो, तो मुझे लगा कि हो सकता है वो तुम्हारी पिछली बहार का कोई महबूब हो, इसलिए मैं वापस चला गया। वो जोर जोर से हंसने लगती है, कहती है अरे वो तो मेरा सगा भाई था और वो बहुत दिन के बाद मुझसे मिलने के लिए आया था। तो जाहिर है मुसन्निफ को बड़ा दुख होता है कि इतनी एक गलत फहमी की वजह से उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी। तो इस गलत फहमी का इजाला होता है इस अफसाने में जो उन्होंने पूछा है। देखिए यहां से देखना शुरू कीजिए, कौन सा सफा है? सफा नंबर 141, सफा नंबर 141। अफसाना पूरे चांद की रात, ये आपको खुद ही पढ़ना है, ठीक है? बहुत अच्छा अफसाना है, पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो फिर देखिए यहां से लिखना शुरू कीजिए। इसमें वो अपने बेटे और बहुओं के साथ जब आता है, फिर उसकी अपनी महबूबा से मुलाकात हो जाती है। जिस नौजवान के साथ उसकी महबूबा एक ही रकाबी में खाना खाते वक्त हंस बोल रही थी, वो कोई गैर नहीं था बल्कि वो उसकी महबूबा का सगा भाई था। ठीक है, ये इसका इजाला होता है इस गलत फहमी का। ये सारा यहां से नोट कर लीजिएगा। मैंने कहानी भी आपको अच्छी तरीके से सुना दी है। बहुत खूबसूरत अफसाना है, जरूर पढ़िएगा इसको जी।
गालिब ने ये क्यों कहा कि उन्होंने मुरासले को मुकालमा बना दिया है। ये गालिब के खतूत में से आप जरूर पढ़िएगा, ये भी बड़े मजे के हैं, गालिब के खत हैं ये। सबक नंबर 14 है। गालिब देखिए, गालिब ने एक अच्छे शायर ही नहीं थे, गालिब एक बड़े नस्र निगार भी थे। ठीक है, गालिब ने जब नस्र लिखी तो अपने दोस्तों को खत लिखा। जो खत लिखा तो वो इतनी अच्छी, सादा, सलीस और बिल्कुल ऐसी जबान में था, ऐसा लगता था कि जैसे दो लोग बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए बातें कर रहे हैं। तो गालिब ने अपने लिए ये बात खुद कही कि उन्होंने मुरासला, मुरासला माने खत, मुकालमा यानी डायलॉग कह रहे हैं, मैंने तो ऐसे खत लिखे हैं जैसे दो लोग बैठकर आपस में बातें कर रहे हों। जी, सफा नंबर 177 पे देखिए। सफा नंबर 177, 177। ये देखिए, गालिब ने अपने खतों में बातचीत का अंदाज अपनाया है। ऐसा मालूम होता है लोग आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। उन्होंने अपने खत में लिखा है, मैंने वो अंदाजे तहरीर इजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है। ये सारा आप नोट कर सकती हैं। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी क्या हैं? हर एक के बारे में 5-5 जुमले लिखिए। ड्रामा, सबक नंबर 15। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी सबक नंबर 15। हर एक के बारे में 5-5 जुमले आपको लिखने हैं। ड्रामा क्या है? ड्रामा वो होता है जो स्टेज पर होता है। ड्रामे में डायलॉग होते हैं, प्लॉट होता है, किरदार होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं जो स्टेज पर परफॉर्म करते हैं, वो ड्रामा होता है। देखिए बेटा, ये सारे सबक आपको खुद पढ़ने हैं, इसलिए अभी आप नोट करते जाइए और रोजाना कोशिश कीजिए कि इनको पढ़ लीजिए। मैं जो पढ़ाऊंगी वो अलग है। ये 40 नंबर का टीएमए आपको खुद ही सॉल्व करना होगा। उसमें से 20 नंबर का ये आपके सवालात हैं। जी, ड्रामा यूनानी जबान का लफ्ज है जिसके मानी है सबक, सफा नंबर 191, सफा नंबर 190 और सबक 15, सबक 15, सफा नंबर 190। ड्रामा के यूनानी जबान का लफ्ज है। ड्रामा पढ़ने के साथ साथ स्टेज भी किया जाता है। ड्रामा, ऐसे भी ड्रामे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने और लिखने के लिए होते हैं, रेडियाई ड्रामे। ये सब कुछ आप इसमें नोट करेंगे। ड्रामे के अज्जाए तरकीबी, प्लॉट, किरदार, मुकालमे, मंजर, ये सब होता है इसमें। पहले नंबर पे आता है प्लॉट। ये गलत हो गया है, हमसे गलत हुआ है ये, मैं इसको ठीक कर रही हूं। प्लॉट नंबर 1 पे आता है सबसे पहले। प्लॉट कहानी का ढांचा होता है जिस पर ड्रामे की बुनियाद होती है। ये इस बात का तयन करता है कि कहानी कैसे शुरू है, कैसे बढ़ती है, कैसे अख्तिताम पजीर होती है। प्लॉट में पेचीदगियां, तनाज़ात, ये सब ड्रामे के प्लॉट में होता है। फिर आता है ड्रामे का प्लॉट, किरदार, ये सही है बिल्कुल। फिर आते हैं किरदार, कैरेक्टर्स जो कि ड्रामे को परफॉर्म करते हैं। फिर आते हैं मुकालमे, यानी डायलॉग्स, जो ड्रामे में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये 3 बड़े इंपॉर्टेंट इसके अज्जा हैं। फिर इसके बाद एक होती है मंजर निगारी, जो हम स्टेज पर बैक पर दिखाते हैं, लेकिन वो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, आप इसमें सिर्फ ये 3 चीजें ले सकते हैं, प्लॉट, किरदार, ठीक है, और डायलॉग। अब आप लीजिए, हाली ने अपनी गजल के मतले में खूब से खूबतर क्या कहने की कोशिश की है। इस फिक्रे पर 5 जुमले अपने अल्फाज में लिखिए, साथ ही मक्ते की तशरीह भी अपने लफ्जों में लिखिए। जी, 100 से 150 अल्फाज, देखिए याद रखिए 100 से 150 अल्फाज, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है।
100 से 150 अल्फाज का मतलब है 2 से 2.5 सफ़ा या 1.5 सफ़ा। ठीक है, सवाल था खूब से खूबतर है जुस्तजू के खूब से है खूबतर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। यह हाल ही की बड़ी मशहूर गजल है, मतला है गालिब की गजल का। खूब से खूबतर का मतलब है कि बेहतर से बेहतर की तलाश, वही चीज हजारों ख्वाहिशें ऐसी के ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। खूब से खूबतर की तलाश, तो आप ये कह सकते हैं इंसान की फितरत है कि वो खूब से खूबतर की तलाश में रहता है। ये देखिए यहां से लिखेंगे आप लोग, मख्ता। अब आपको मख्ता लेना है, मख्ते का बताना है। मख्ता है हाली निशाते नगमों में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहां। ये रहा, ये इसमें से आपको मख्ता लेना है। सफा नंबर 28, सबक 18 यहां से लेंगे आप लोग, ये पूरा लेंगे आप, यहां तक, पीछे छोड़ देता है, यहां तक लिखिए। चूंकि 100 लफ्ज का है इसलिए पूरा ले लीजिएगा इसको जी। अब आते हैं सवाल नंबर 5 पे, वो भी 100 से 150 अल्फाज में लिखना है आपको। आज भी काफिला इश्क रवा है कि जो था, वही मील और वही संगे निशां है कि जो था, मंजिलें गर्द की मानिंद उड़ी जाती हैं, वही अंदाजे जहां गुजरा है कि जो था। इस मंदरजा, अच्छा इसका मंदरजा बाला शार का मतलब अपने अल्फाज में लिखिए, गजल की तारीफ अपने अल्फाज में बयान कीजिए, या नज्म, ये तो अलग है। अलीफ का जो दिया हुआ है सवाल नंबर 5 में, ये है ना पहले, आज भी काफिला इश्क रवां है कि जो था, एक ये वाला शेर है, सफा नंबर है 41, सफा 41 और 42 होगा, 41 42, ये सब नोट करना है आप। ठीक है, आगे अब या तो ये करना है आपको, या गजल की तारीफ लिखनी है आप। नहीं, ये तो करना ही करना है, या तो गजल की तारीफ लिखनी है, या सर नज्म कश्मीर है ना, या नज्म कश्मीर में शायर ने जो कश्मीर की खूबसूरती बयान की है आपको उसे करना है। गजल की तारीफ, गजल की तारीफ क्या है, देखिए मैं वैसे भी जब आपको गजल पढ़ाऊंगी तो मैं आपको गजल की तारीफ बताऊंगी, तो मैं आज बता रही हूं, बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। ये मैं आपको बता रही हूं गजल की तारीफ, जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए। गजल की तारीफ, नंबर 1, गजल के लुग़वी माने, महबूब से हुस्नो इश्क की बात करना है, महबूब से हुस्नो इश्क की बात करना, और जवानी का तस्करा करना है। गजल का पहला शेर मतला कहलाता है, गजल का पहला शेर मतला, और
आखिरी शेर मक्ता कहलाता है। नंबर 3, गजल का, जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हर शेर अलग अलग मायने का होता है। मानी का होता है। पहले शेर में अल्लाह का जिक्र हो सकता है, दूसरे शेर में महबूब का जिक्र हो सकता है, तीसरे शेर में दुनिया का जिक्र हो सकता है, चौथे शेर में माँ बाप का जिक्र हो सकता है, छठे में कुछ और जिक्र हो सकता है, सातवें में कुछ और। पहले गजल के लुग़वी माने महबूब से बातें करना है। गजल का पहला शेर मतला और आखिरी मक्ता कहलाता है। गजल का हर शेर अलग अलग मानी का होता है। चौथा, गजल के सबसे अच्छे शेर को शाहबैत या बैतुल गजल कहते हैं। शाहबैत या बैतुल गजल कहते हैं। नेक्स्ट, ये आप इन छोड़ दीजिएगा सर, ये आप नोट कर लीजिएगा बाद में, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए मुझे बताना बहुत जरूरी है। कश्मीर में शायर ने कश्मीर की खूबसूरती, सबक नंबर 21। नज्म कश्मीर बहुत आसान है। नज्म कश्मीर, उसमें जो शायर ने खूबसूरती बयान की है, आप उसके बारे में बताइए। ये सफर नंबर 55, 56, ये चूंकि 100 से 150 अल्फाज हैं, तो जो आपको अच्छा लगे इसमें से लिख लीजिएगा। तो कश्मीर वाले बच्चों, आपके लिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये कीजिएगा इसको, ठीक है। नज्म कश्मीर बहुत खूबसूरत नज्म है, पढ़ के देखिएगा कि आपके कश्मीर की तारीफ किस तरह बयान की गई है, ठीक है। हमारे कश्मीर की, आपके नहीं, हमारे। चलिए नेक्स्ट दीजिएगा सर जी। देखिए अब क्या है, अब ये आपका प्रोजेक्ट वर्क है। किसी एक का आपको 500 अल्फाज में प्रोजेक्ट बनाना है। आपको प्रोजेक्ट में क्या करना है पहले से बता दूं। बड़ी अच्छी प्रोजेक्ट शीट लीजिए, एक तरफ तस्वीरें लगाइए, एक तरफ खूबसूरत सा लिखिए, प्रोजेक्ट वर्क बनाइए। बहुत देखिए अच्छे खासे इसके नंबर हैं, 6 नंबर का है। पहले तो दरखास्त किसे कहते हैं, इज्तिमाई और इनफरादी दरखास्त में क्या फर्क है, सबक नंबर 28। इसमें आप दरखास्त अपने उसमें दरखास्त का नमूना दे सकते हैं। ये देखिए दरखास्त का पूरा मजमून है, कौन कौन सी दरखास्तें होती हैं, इनफरादी दरखास्त, इज्तिमाई दरखास्त, और इसके शुरू में दिखाइएगा। हाँ ये देखिए दरखास्त के अज्जाए, पहली बात तो दरखास्त ये रहा, सफा नंबर 125। ये पूरा आप पूरा देख लीजिएगा सफा, ठीक है, पूरा देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट वर्क है कंप्यूटर की तारीफ और इस्तेमाल पर तफसीली नोट। कंप्यूटर के अज्जाए तरकीबी, कंप्यूटर से रोजगार किस तरह हासिल किया जा सकता है, ये देखिएगा सर, सबक नंबर 29। पूरा लेसन पढ़ना होगा आपको इसके लिए, क्योंकि अच्छा खासा इसमें प्रोजेक्ट है आपके लिए, और बहुत खूबसूरत इसका प्रोजेक्ट बनेगा। बड़ी अच्छी कंप्यूटर की तस्वीरें बनेंगी, बड़ा अच्छे खूबसूरत आप चीजें बना सकती हैं, माउस ये वो सब। ये पूरा लेसन आपको पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।